सो हे वीप्स, नेक्सस हियर। सो आज जो मैं मानवा लाया हूँ उसका नेम है स्टील ईटिंग प्लेयर। सो इन शॉर्ट इसका जो एमसी है वो ह्यूमन काइंड का लास्ट सेवियर है, बट एंड में वो भी मॉन्स्टर से नहीं बच पाता एंड वो ह्यूमन काइंड को बचाने में भी नाकामयाब हो जाता है। बट वो मरने के बाद किसी तरीके से अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच जाता है। इसी तरीके से उसको मिलता है ह्यूमैनिटी को बचाने का सेकंड चांस। सो बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोगों को दिखाया जाता है अर्थ की हाल, और अर्थ का हाल काफी ज्यादा बेहाल होता है। वहाँ पर चारों तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स होते हैं और सभी के सभी मॉन्स्टर्स ने हर जगह तबाही मचाई होती है, जिसकी वजह से काउंटलेस लोग मर चुके होते हैं। बट ह्यूमैनिटी के पास एक लास्ट होप होती है, क्योंकि जब दूसरे डायमेंशन के गेट्स खुले होते हैं तो कुछ ह्यूमंस को भी सुपर पावर्स मिली होती हैं, बट वो लोग नंबर्स में काफी ज्यादा कम होते हैं। उन लोगों को कहा जाता है प्लेयर्स। उन्हीं में से एक था अपना एमसी द ग्रेट स्टील एम्परर ली यॉनवुक, जिसे ह्यूमैनिटी का लास्ट सेवियर कहा गया। देन से शिफ्ट होता है एक मिलिट्री कैंप में जिसमें जोनी का हेड होता है। उसने सभी लोगों को किसी तरीके की पनिशमेंट दी होती है। उन्हीं लोगों में से एक अपना हीरो ली भी होता है। हम लोग देखते हैं ली अपनी पॉकेट से एक बुलेट का शेल निकालता है और उसको अपनी पावर्स की मदद से मैनिपुलेट करते हुए खा जाता है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वो उसको खा जाता है, क्योंकि यही उसकी पावर होती है। एंड इसके बारे में आप लोगों को आगे और ज्यादा पता चलेगा। सिस्टम बताता है कि ली अभी सिर्फ और सिर्फ 300 ग्राम्स की मेटल की वेट को ही मैनिपुलेट कर सकता है। ली का हेड सब लोगों से कहता है कि आप तुम लोगों के दिमाग ठिकाने में आया। ली कहता है ये मेरा आर्मी में सेकंड टाइम है, तो आखिर मेरा दिमाग ठिकाने पर क्यों ही आएगा। देन वो अपने पास्ट के बारे में बताता है, जो कि अब एक्चुअली में फ्यूचर होने वाला है। इन सब चीजों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हम लोग देखते हैं ली जमीन में पड़ा होता है एंड उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसके आसपास चारों तरफ तबाही तबाही मची होती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज ही होती हैं। ली कहता है मुझे आज तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं हरा पाया, बट आखिरी में जिसने मुझे मारा वो खुद एक इंसान था। हम लोग देखते हैं उसके पास कोई बंदा केप में आता है, तभी वो अपना मास्क उतारता है एंड हम लोग देखते हैं वो होता है एक ह्यूमन। वो ली से कहता है तुमने अभी तक जो भी बोला वो सब गलत है। हम लोग जो भी डिवाइन क्रिएचर्स हैं वो बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। हम लोग बस और बस ह्यूमैनिटी को जज करने आए हैं। ली कहता है तुम लोग बस और बस विलन्स हो, इसलिए अपनी पढ़ाई करना बंद करो। और अगर मुझे आज के दिन के बारे में एक दिन पहले भी पता चल जाता ना तो मैं तुम सभी को हरा देता। वो बंदा कहता है चाहे तुम अब जो भी बकबक कर लो, प्रेजेंट चेंज नहीं होने वाला। एंड वो इसी के साथ एक मॉन्स्टर को इशारा कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो काफी बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है वो एक काफी बड़े हैमर से ली को कुचल के रख देता है। देन हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर ली कहता है हाँ, जब उसके बाद मेरी आंखें खुली मैं इस प्रेजेंट में था। हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि ली जब भी मेटल खाता है उसको उस मेटल की पीस को ऑब्जॉर्ब करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जो भी आर्मी के बेस का चीफ होता है वो लोगों के पनिशमेंट बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा होता। सो वो काइंड सब लोगों को बुली कर रहा होता है, जिसकी वजह से अपना हीरो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देन तभी थोड़ा टाइम शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सभी लोगों की पनिशमेंट पूरी हो चुकी होती है और सभी के सभी लोग कैंटीन के बाहर खड़े होते हैं और एक एक करके ग्रुप्स अंदर जा रहे होते हैं। तभी ली के ग्रुप की भी बारी आती है, बट वो जो उनका हायर अप्स होता है वो बताता है कि उनको खाना खाने से पहले एक काम और निपटाना है। बट ली कहता है हम लोग अभी अभी बिल्कुल ट्रेनिंग से वापस आए हैं और इसी वजह से सभी के सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं। वो बंदा ली के पास आते हुए कहता है तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, ये सब काम मैं करूं? तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एफ रैंक के हो और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी लायक हो। और वो बंदा जोर जोर से ली की बेइज्जती मारने लगता है, जिसकी वजह से ली काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बट वो बंदा अपनी पावर का शो ऑफ करने लगता है। वो कहता है आखिर तुम्हारी मुझे आंखें दिखाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं डी रैंक का हूँ। ली कहता है हाँ, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ खाना चाहिए। और तुम अपने आसपास देखो, सभी के सभी लोग तुम्ही को ही देख रहे हैं और अगर तुम यहाँ मारा पिटी करोगे तो तुम बड़े पंगे में फंस सकते हो और इसकी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन काफी ज्यादा डाउन हो सकती है, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा काफी ज्यादा शांत हो जाता है और अच्छा होने की एक्टिंग करने लगता है। ली अपने पूरी टीम मेंबर से खाना खाने को कहता है और अपना कहीं और चला जाता है। वो कहता है अगर ऐसा चलता रहेगा तो आखिरकार मैं जॉर्डन के साथ कम्पीट कैसे कर पाऊंगा। एंड जॉर्डन उसी विलन का नाम होता है जिसने उसको फ्यूचर में मारा है। तब उसकी मेटल अब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मेटल मैनिपुलेशन की लिमिट बढ़ जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 ही ग्राम बढ़ी होती है। देन हम लोग देखते हैं मिलिट्री की कैंटीन का सीन, जहाँ पर सभी के सभी लोगों के पास से स्पून गायब होते हैं और वहाँ पे कहीं भी एक भी स्पून नहीं होता। देन हम लोग देखते हैं वो तो स्पून होते हैं ली के पास और ली एक एक करके उन स्पून को खा जाता है। देन वो अपनी जेब से एक नाइफ निकालता है जो कि सिर्फ और सिर्फ 140 ग्राम की होती है और अभी ली की मैनिपुलेशन कैपेसिटी करीब 300 ग्राम होती है, जिसकी वजह से वो अपनी नाइफ को अच्छे से यूज कर सकता है। बट वो एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाइफ को कंट्रोल कर सकता है, बट उसकी प्रोग्रेस काफी धीरे धीरे हो रही होती है। एंड वो कहता है मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है, जिससे कि हम लोग समझ जाते हैं कि 3 दिन बाद कुछ होने वाला है। देन वो अपनी पावर्स की हेल्प से अपनी नाइफ को फ्लोट करने लगता है और वो अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा होता है और देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं ली को, जो कि बटालियन स्टेशन के किसी पोस्ट में खड़ा होता है
है। उसके साथ ही साथ उसका सबॉर्डिनेट भी खड़ा होता है। वो उसे कहता है, कॉर्पोरल ली, आप पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। ली कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? वो कहता है, नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं ली की स्टैट्स को और हम लोगों को पता चलता है कि ली ने 3 दिन में काफी ज्यादा प्रोग्रेस की होती है, क्योंकि अब उसकी मैनिपुलेशन कैपेसिटी 300 से बढ़कर 1300 ग्राम हो चुकी होती है। ली कहता है, पार्क, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? पार्क कहता है, बिल्कुल सर। ली इसी के साथ स्माइल करते हुए अपनी गन को रिलोड कर लेता है। देन तभी सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक पोर्टल से गॉब्लिन्स गिर रहे होते हैं। तभी उनमें से गॉब्लिन ऊंची जगह पर चला जाता है और वो पहाड़ के नीचे से देख रहा होता है, जहाँ पे होता है आर्मी का आउटपोस्ट और सभी के सभी लोग वहाँ पर सो रहे होते हैं। तभी उस गॉब्लिन के सिर पे एक चाकू आकर लगती है एंड हम लोग देखते हैं ये होता है ली और उसको सारे गॉब्लिन्स देख रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं जिस गॉब्लिन पे ली ने अटैक किया होता है वो गॉब्लिन मरा नहीं होता। ली कहता है, आखिर ये बच कैसे गया? जो भी हो, मुझे इस लाइफ में सेकंड चांस मिला है और मैं पहले जैसी गलती दोहरा नहीं सकता। तभी वो गॉब्लिन काफी गुस्से में ली के ऊपर अटैक कर देता है, बट इससे पहले कि ली पे उसका अटैक कनेक्ट हो पाता, ली उस गॉब्लिन की मुंडी धड़ से अलग कर देता है। उस गॉब्लिन के मरने के बाद उसके हाथ से कुछ छूटता है, जिसको ली उठा लेता है और खा जाता है, जिसको देखकर गॉब्लिन्स भी हैरान हो जाते हैं। तभी ये सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अब्सॉर्ब्ड माना स्टील। और इसको फुल्ली अब्सॉर्ब करने में ली को आधे घंटे का टाइम लग जाएगा। और ये जो माना स्टील है ये दूसरे वर्ल्ड का एलिमेंट है, इसी वजह से उसका माना भी इंक्रीज होगा। ली कहता है, अगर मैंने अपने रास्ते में आने वाली सारी चीजों को खा लिया तो इस वर्ल्ड की डिफिकल्टी काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। सो इसी के साथ खाना शुरू करते हैं। देन हम लोग देखते हैं थोड़ी देर पहले का सीन, जहाँ पर ली ने अपनी सबऑर्डिनेट को दबोचा होता है, जहाँ पर वो अपने सबऑर्डिनेट को पट्टी पढ़ा रहा होता है। वो कुछ भी अनटशन बोलता जा रहा होता है और वो उससे धीरे से एक प्रॉमिस लेता है कि मेरे जाने के बाद आउटपोस्ट से तुम बिल्कुल भी बाहर मत आना और ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है और इस किसी भी चीज के बारे में हायर अप्स को बिल्कुल भी मत बताना। और उसने ये सब चीजें इस वजह से कहा होता है क्योंकि उसको पता होता है अगर वहां पर हायर अप्स आ जाते हैं तो इन मॉन्स्टर से जितने भी वेपन्स बरामद होते हैं वो सारे मिलिट्री को मिल जाएंगे। बट ली ऐसा नहीं चाहता, वो उसको खुद लेना चाहता है और वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उसको वेपन्स क्यों चाहिए। देन हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर ली बहुत सारे गॉब्लिन्स के सामने खड़ा होता है और सारे गॉब्लिन्स उसके ऊपर रश कर देते हैं। ली अपने चाकू को निकाल कर उन गॉब्लिन्स के बीच में फेंक देता है, जिसकी वजह से उन गॉब्लिन्स के बीच में काफी जगह बन जाती है और वो उनके बीच में डाइव कर देता है। तभी वो अपनी नाइफ को कंट्रोल करते हुए उन गॉब्लिन्स पर अटैक कर देता है। उन गॉब्लिन्स को जगह जगह पर कट लग रहे होते हैं, बट हम लोग देखते हैं वो लोग अकेले नहीं होते, कोई पेड़ के ऊपर चढ़कर उन लोगों को देख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और शायद से ये होता है गॉब्लिन्स का लीडर। हम लोग देखते हैं जो गॉब्लिन्स के कट लगे होते हैं वो सब जमीन में लेट कर रहा रहे होते हैं। तभी ली के पास एक गॉब्लिन आ जाता है और उस पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, बट इससे पहले कि उसका वेपन ली को छू पाता, ली किसी दूसरे वेपन का यूज करके उसके वेपन को काफी दूर कर देता है और तभी अपनी चाकू को यूज करके उस गॉब्लिन का सर धड़ से अलग कर देता है। वो देख रहा होता है कि गॉब्लिन्स इससे डर रहे हैं, इसी वजह से वो उनको और भी ज्यादा डराने लगता है। और हम लोग देखते हैं जो गॉब्लिन मरा होता है उसके हाथों से माना स्टील भी गिरा होता है। देन वो किसी को ढूंढने लगता है। वो कह रहा होता है, आखिर तुम कहाँ छुप के बैठे हो बददिमाग मॉन्स्टर? गॉब्लिन शमन, मेरे सामने आओ। गॉब्लिन शमन पेड़ के ऊपर से उसको देख रहा होता है। तभी ली माना स्टील को उठाने लगता है और वो जानबूझ के ये चीज बड़े आराम से कर रहा होता है ताकि शमन बाहर आए। और ऐसा ही होता है, शमन अपने नेकलेस में से कुछ निकालता है और उसमें स्पेल फूकने लगता है। देन वो अपना स्पेल कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से ली के पास की जमीन में काफी बड़े बड़े पत्थर की स्पाइक्स निकल आते हैं। उस अटैक की वजह से काफी सारे गॉब्लिन्स भी मरते हैं और उसके अटैक का इम्पैक्ट आउटपोस्ट तक पहुंचता है। वहां पर कुछ लोगों को अर्थक्वेक जैसा कुछ महसूस हुआ होता है। हम लोग देखते हैं जहाँ ली होता है वहां पे अब चारों तरफ स्पाइक्स दिख रही होती हैं और वहां पे ली का कुछ भी नामो निशान नहीं होता, जिसकी वजह से शमन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। बट तभी वहां पर आवाज आती है, हाँ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम लोग देखते हैं ये आवाज होती है ली की, जो कि तुरंत ही एक वेपन को शमन के ऊपर थ्रो कर देता है, बट शमन उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ली हैरान हो जाता है और शमन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बट हम लोग देखते हैं ली नाटक कर रहा था एंड वो वेपन सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। मेन अटैक तो ली अब करने जा रहा है। वो बिना ज्यादा टाइम लिए अपनी नाइफ को भी उसके ऊपर शूट कर देता है और वो नाइफ शमन के लगने ही वाली होती है। बट तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर ली हैरान हो जाता है। शमन ने उसकी नाइफ को पकड़ लिया होता है। तभी ली स्माइल करता है और वो कह रहा होता है, तुमने मेरे अटैक को बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बट एट दिस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन दे रहा होता है। उसको खुद भी आइडिया नहीं होता कि अभी की सिचुएशन से कैसे निपटे, क्योंकि गॉब्लिन्स की आर्मी उसको घेर के खड़ी होती है और उनका बॉस भी उससे हेड ऑन लड़ रहा होता है। और तो और ली के पास जो माना होता है वो भी 40% से कम हो चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं ली अपनी गन की सेफ्टी मोड को ऑफ कर चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं शमन कुछ देखकर स्माइल करता है और वो जिसको देखकर स्माइल कर रहा होता है वो होता है ली का सबॉर्डिनेट
सबऑर्डिनेट पार। वो इतना समझाने के बाद भी अपने आउटपोस्ट से बाहर आ चुका होता है और लगातार ली को ढूंढ रहा होता है। तभी शमन अपने एक गॉब्लिन को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिसको सुनते ही उसका गॉब्लिन पार्क की ओर बढ़ने लगता है। और वो जैसे ही पार्क के पास पहुंचता है, ली उसको नोटिस कर लेता है और वो पार्क को झुकने को कहता है। पार्क के झुकते ही वो गॉब्लिन के ऊपर फायर करने लगता है। तभी वहां पर दूसरा गॉब्लिन भी आ जाता है और वो ली के कंट्रोल वेपन को दूर फेंक देता है। इसी के साथ एक और गॉब्लिन आकर पार्क के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट देखते ही देखते उसके पास ली आ जाता है एंड वो उसके मुंह में गन घुसेड़ कर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन मर जाता है। तभी ली पोर्टल की तरफ देखने लगता है, बट वहां पर एक भी गॉब्लिन नहीं होता और हम लोग समझ जाते हैं कि सारे के सारे गॉब्लिन्स इसको चकमा देकर वहां से भाग गए हैं। तभी ली के वॉकी टॉकी से एक आवाज आती है, उसमें कोई बता रहा होता है कि उसने गन फायर्स की आवाज सुनी है और वो सारे के सारे आउटपोस्ट को सतर्क होने को कहता है। ली उससे कांटेक्ट करता है। ली बताता है कि 5th आउटपोस्ट में एक गेट खुला है और वो जो उसमें से मॉन्स्टर्स निकले हैं वो गॉब्लिन्स हैं, बट फर्स्ट स्ट्राइक के बाद वो गॉब्लिन्स वहां से भाग गए हैं और यहाँ पर कैजुअलिटीज एक भी नहीं हुई है। वॉकी से आवाज आती है कि 5th आउटपोस्ट में जो भी है वो थोड़ी देर तक अपने आउटपोस्ट को डिफेंड करे, तब तक जब तक हम लोग नहीं आ जाते। ली कहता है क्या वो यहाँ पर आने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट में आई थी। एंड हम लोग देखते हैं मिलिट्री बेस से एक लड़की कुछ लोगों के साथ निकल चुकी होती है, वो होती है लेफ्टिनेंट सीओ। ली कहता है अगर वो यहाँ पर आएगी तो वो सारे गेट्स को बंद कर देगी और जो भी वेपन बरामद होंगे उनको मिलिट्री के हवाले कर देगी, और अगर ऐसा होगा तो उसको अल्टीमेट आइटम भी मिल जाएगा जो कि है एडमेंटियम। ये वही आइटम है जिसकी वजह से मुझे पास्ट में स्टील एम्परर बुलाया जाता था, और अगर मैंने ये चांस छोड़ दिया तो मुझे अगले 4 साल तक कोई भी चांस नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता, मुझे उनके आने से पहले कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी वो चारों तरफ गॉब्लिन्स को देखने लगता है, बट उसको किसी का भी नामो निशान नहीं मिल रहा होता। तभी उसके वॉकी से आवाज आती है, जिससे कि उसको पता चलता है कि 6th आउटपोस्ट में गॉब्लिन्स आए हैं। ली कहता है मैं 5th आउटपोस्ट से बोल रहा हूँ और मैं भी तुम लोगों की मदद करने आ रहा हूँ। उधर से आवाज आती है तुम बेवकूफ हो क्या, तुमने कमांड नहीं सुना, तुम अपने आउटपोस्ट को प्रोटेक्ट करो। और वैसे भी एक फ्रैंकर क्या ही कुछ मदद कर देगा, बट ली उसकी बात नहीं सुनता और वो वहां से जाने लगता है, बट पार्क भी उसको रोकने लगता है। ली कहता है 6th आउटपोस्ट में सिर्फ और सिर्फ आर्चर्स हैं और शायद से कुछ मेज भी हों, सारे सारे लॉन्ग रेंज प्लेयर हैं और वो सब गॉब्लिन्स के सामने कुछ भी नहीं है, वो उनको खत्म करके रख देंगे। पार्क कहता है मैं आपको वहां पर अकेले नहीं जाने दे सकता। ली कहता है मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है 6th आउटपोस्ट का सीन, और वहां पर चारों तरफ गॉब्लिन्स ने हाहाकार मचा रखा होता है और एक कैबिन के अंदर 2 सोल्जर छुपे होते हैं, उसको चारों तरफ से गॉब्लिन्स खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और शायद से ये वही सोल्जर्स थे जो कि अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो दोनों अंदर काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उनमें से एक बंदा कहता है आखिर वो कब तक आने वाले हैं, क्या वो हम लोगों के मरने के बाद आएंगे। तभी वो एक चीज नोटिस करते हैं कि बाहर बिल्कुल शांति हो चुकी होती है और हम लोग देखते हैं उनके कैबिन के बाहर सारे गॉब्लिन्स हट चुके होते हैं। थोड़ी दूर पर शामन खड़ा होता है, तभी वो अपने स्पेल की मदद से उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनके कैबिन में जो भी स्पेल लगा होता है वो प्रोटेक्शन स्पेल टूटने लगता है। उनमें से एक कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। उनका कारपोल बताता है ये शायद से गॉब्लिन बॉस है और आउटपोस्ट को खत्म करने के बाद ये लोग हम लोगों को पकड़ने आएंगे और हम लोगों के दिल हमारे शरीर से बाहर निकाल देंगे, और वो भी उस टाइम जब हम लोग जिंदा होंगे। दूसरा वाला बंदा कहता है आखिर फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, बट जो उनका लीडर होता है उसकी बिल्कुल लाश टूट चुकी होती है, वो अपने आप को पेनलेस डेथ देने की सोच रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदे की वॉकी टॉकी से एक आवाज आती है जो कि होती है ली की। ली उनको बताता है कि वो लोग स्टैंड बाई से आए हैं। वो कहता है तुम अपने क्रॉसबो को निकाल लो और उसमें फायर स्किल का यूज करो और अपनी एरो को उस तरफ को एम करो जहाँ पे लाइट दिख रही है। मैंने जो कहा है सिर्फ और सिर्फ वो करो, क्या तुम समझ गए। वो बंदा ऐसा ही करता है। तभी उसको एक लाइट दिखती है और हम लोग देखते हैं ये होता है ली, जो कि एक गॉब्लिन के ऊपर चढ़ा होता है। ली कहता है जब तुम एम ले लो तब मुझे बता देना, मैं ट्रिगर को कंट्रोल कर दूंगा। वो बंदा बताता है मैंने एम ले लिया। तभी ली ट्रिगर को कंट्रोल करने लगता है। वो बंदा हैरान होता है कि आखिर ट्रिगर अपने मन से कैसे चल रहा है। तभी उसकी एरो शूट होती है जो कि उस गॉब्लिन के जाके लगती है। ली कहता है मैं ये सब इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आर्चर्स की डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा होती है और अगर मैं खुद ही अटैक नहीं करूंगा तो मेरा माना भी काफी हद तक कम यूज होगा। तभी हम लोग देखते हैं शामन को, जो कि ये चीज नोटिस कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसको जिस तरह फायर दिखती है वहां को वो अपने सारे पत्थरों को फेंक देता है। बट इससे पहले कि कुछ गलत होता ली वहां से दूर निकल जाता है। देन वो आर्चर को ऑर्डर देता है कि वो अपने बो को रिलोड कर ले और लाइट की तरफ एम करे। आर्चर ऐसे ही करने लगता है और इसी प्लान के साथ एक एक करके सारे गॉब्लिन्स मर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं पार्क को, जिसको गिल्ली ने बॉस को ढूंढने के इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं और वो दूर से बैठकर ऐसा ही कर रहा होता है। पर जैसे ही वो अंदर का नजारा देखता है वो कहता है कारपोरल ने तो कहा था कि सिर्फ और सिर्फ वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे के पूरे गेट्स को अपने बलबूते भी खत्म कर देंगे। वो सच में इतना ज्यादा बदल गए हैं। तभी उसके पास एक गॉब्लिन आ जाता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, बट ली उसको बचा लेता है। देन ली ट्रिगर को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से एक एरो फायर होती है जो कि उस गॉब्लिन के जाके लग जाती है। सच में ये बंदा क्या दिमाग लगाया है, ये दूसरे के वेपन को कंट्रोल कर रहा है ताकि
उसका माना खत्म ना हो। एंड वो इसी तरीके से लगातार काफी सारे गॉब्लिन्स को मारता जा रहा होता है। तभी ली के पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिससे कि उसको पता चलता है कि उसका माना काफी हद तक खत्म हो चुका है। उसके पास सिर्फ 12% ही माना बचा होता है और अभी भी शमन बिल्कुल भी सामने नहीं आया होता है। तभी उसको पाक की आवाज सुनाई देती है, कॉर्पोरल ली मुझे बचाइए। और हम लोग देखते हैं शमन ने उसको पकड़ लिया होता है। अरे यार ये किसी काम का भी नहीं है, ये बस यहाँ पर खड़े होकर काम बिगाड़ रहा है। ली अपनी नाइफ का यूज करने लगता है बट तभी शमन कुछ बोलता है जिसकी वजह से ली के ऊपर कुछ गॉब्लिन अटैक करने के लिए कूद जाते हैं। तभी ली हार मान जाता है बट हम लोग देखते हैं ये उसकी चाल होती है। वो पाक की गन का ट्रिगर का यूज करते हुए शमन के ऊपर फायर कर देता है और इतने वाइटल हिट के बाद शमन की ऐसी तैसी हो जाती है। उतनी ही देर में ली बाकी गॉब्लिन्स के अटैक को डॉज कर देता है। तभी शमन वहां से भागने लगता है बट ली उसका पीछा करने लगता है और अपनी वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट शमन ने लेदर का आर्मर पहना होता है, इसी वजह से वो उसके नाइफ के अटैक से बच जाता है। तभी ली काफी तेजी से उसके पास जाने लगता है। शमन भी गेट के पास पहुंच ही चुका होता है बट तभी ली ये नोटिस करता है कि शमन ने जो नेकलेस पहना होता है वो भी स्टील का है। और जैसे उसके दिमाग में ये बात जाती है वो उस नेकलेस को कंट्रोल करने लगता है और शमन को पोर्टल से दूर कर देता है। ली का माना काफी तेजी से खत्म हो रहा होता है, कभी वो 3% होता है और उतनी देर में वो 2% भी हो जाता है। तभी ली शमन को जमीन में गिरा देता है और अपनी नाइफ को उसके ऊपर फेंक देता है। ली के पास सिर्फ और सिर्फ 1% ही माना बचा होता है बट वो उसका अच्छे से यूज करता है। वो शमन के नेकलेस को यूज करते हुए उसको एक जगह रोके रहता है और अपनी नाइफ से अटैक कर देता है। और हम लोग देखते हैं वहीं पे हो जाता है शमन का खात्मा। ली का माना भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। तभी थोड़ी दूर पर खड़े हुए पाक को एक लाइट दिखती है जो कि होती है होली लाइट। एंड हम लोग देखते हैं ये लाइट सीओ ने ही भेजी होती है जिसको देखकर ली भी समझ जाता है कि इन्फोर्समेंट यहाँ पर आ चुकी है। वो जल्दी जल्दी करके शमन की बॉडी में कुछ ढूंढने लगता है और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसको एडमेंटियम मिल जाता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अपने हाथ ऊपर करो, बिल्कुल भी हिलना मत नहीं तो हम लोग गोली मार देंगे। तभी ली फटाक से एडमेंटियम को अपने मुंह में डाल लेता है और अपने हाथ को ऊपर कर लेता है। वो लोग ली से उसका नाम और रैंक पूछते हैं। ली अपना नाम बताता है। वो लोग ली को उठाने लगते हैं। ली जख्मी होने का नाटक करने लगता है, इसी वजह से वो लोग उसको स्टेशन में लेटाकर यहाँ से ले जाते हैं। सियाओ सोच रही होती है आखिर 4 लोगों ने मिलकर एक बॉस को कैसे हरा दिया बट वो एक चीज नोटिस करती है कि सारे लोगों की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का घाव है जिससे कि वो समझ जाती है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे का काम है। हम लोग देखते हैं ली का लेवल अप हो रहा होता है जिसकी वजह से ली काफी खुश होता है और वो स्माइल कर रहा होता है जिसको कि सियाओ नोटिस कर लेती है। वो सोच रही होती है आखिर ऐसी सिचुएशन में कोई हंस कैसे सकता है। एडमेंटियम को अब्सॉर्ब करने की वजह से ली को एक नई स्किल मिलती है जो कि ये होती है कि उसकी रेंज ऑफ कंट्रोल में जितने भी मेटल होते हैं वो उनको सेंस कर सकता है और आइडेंटिफाई भी कर सकता है। ली अपनी पावर्स को चेक करता है और वो पूरी तरीके से अपनी रेंज में आने वाले सारे मेटल्स को सेंस कर पा रहा होता है। वो कहता है आज का दिन वही दिन है जिस दिन ग्रेट स्टील एम्पायर का कमबैक हुआ था। देन हम लोग देखते हैं कुछ दिन बीत चुके होते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में कुछ र्यूमर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि किसी एफ रैंक प्लेयर के बारे में थे और मेरे ख्याल से ये र्यूमर्स ली के बारे में होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब सारे लोग आज छोड़ चुके थे तब वहाँ पे एक एफ रैंक का कॉर्पोरल आया था और उसने एक बड़ी सी तलवार के साथ सारे गॉब्लिन्स को मार दिया। और हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में बाकी लोग भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। सर्जन संगो के सामने एक बंदा खड़ा होता है और ये वही बंदा होता है जो कि 6th आउटपोस्ट में था और ली ने इसी की मदद की थी। वो सारी की सारी कहानी इसको बताता है बट कोई भी उसके बातों को भरोसा नहीं कर रहा था। वहाँ पर एक और आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है वॉन सुक, जिसका कैफिलिएशन क्लोज कॉम्बैट में होता है और तो और वो डी रैंक का भी होता है। सर्जेंट उससे पूछता है क्या तुम अपने साथ 3 इंसानों को लेकर किसी रेड पे जा सकते हो और अकेले ही मॉब बॉस को हरा सकते हो। वो कहता है सर ऐसा करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। संगो कहता है जो भी हो अगर ये एफ रैंक ने किया है तो ये चीज आर्मी के डिसिप्लिन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, क्या तुम ऐसा चाहते हो। ये सुनकर वॉन सुक एक क्रीपी स्माइल करता है। देन तभी सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है बटालियन कमांडर के रूम का सीन जहाँ पर कमांडर के सामने ली खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है आखिर मुझे कमांडर के रूम में क्यों बुलाया गया है। वहाँ पर 2 लेफ्टिनेंट भी खड़े होते हैं, मीहे और दूसरी होती है सीओ। मीहे सी रैंक का होता है एंड सीओ बी रैंक की होती है। कमांडर कहता है सोल्जर क्या ये सच बात है कि तुमने लेफ्टिनेंट के वेट करने के कमांड को बिल्कुल भी डिसोबे कर दिया। ली सोच रहा होता है अगर मैंने एक भी गलत चीज बोल दी तो मैं यही के यही आदमी से निकाल दिया जाऊंगा। वो कहता है यस सर ये बिल्कुल सही बात है, मेरे ड्यूटी के टाइम पे जैसे ही वहाँ पे गेट्स खुले थे मैंने आउटब्रेक के ऊपर तुरंत ही रिस्पॉन्ड किया था। कमांडर कहता है मैं ये बात समझता हूँ बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक एफ रैंकर ऐसी सिचुएशन में जिंदा कैसे बच गया। ली कहता है आपकी बातें सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे ठग लिया है। जिस चीज को सुनकर एक लेफ्टिनेंट गुस्सा हो जाता है बट कमांडर उसको रोक देता है एंड ली से पूछता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ली कहता है आप जब भी हमें ट्रेन करते थे एक चीज हमेशा कहा करते थे और आज वो चीज आप खुद भूल गए। आप कहा करते थे कि तुम्हारी रैंक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम डी रैंक करो या ई रैंक कर, तुम एक ट्रोल को भी फेस कर सकते हो और अगर एक ई रैंक का ट्रोल को फेस कर सकता है तो मेरे लिए गॉब्लिन को हराना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और हाँ मैं ये चीज मानता हूँ कि मैंने लेफ्टिनेंट के कमांड्स को डिसोबे किया बट अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जो अभी 6th आउटपोस्ट में लोग थे वो जिंदा नहीं होते। ली अपने दिमाग में पूरी प्लानिंग के साथ उसको
जवाब दे रहा होता है। देन वो खड़ा खड़ा ऐसे जवाब देता है जो कि कमांडर की इमोशनल को ट्रिगर कर रहे होते हैं। वो अपनी अकल के दम पे कमांडर के दिमाग से खेल रहा होता है। वो इनडायरेक्टली कमांडर की बड़ाई करता जा रहा होता है। वो हम लोगों को बताता है कि जब कमांडर लेफ्टिनेंट थे तभी गेट्स खुलना स्टार्ट हुए थे और उनकी फाइट एक कोर्स के साथ हुई थी जिसमें कि वो बस मरते मरते ही बचे थे। बट उसके बाद भी जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक हुए वो आर्मी वो वापस लौट आए और वो AMT के फाउंडर मेंबर बन गए। और मैंने अभी भी जो उनसे कहा है वो बातें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बिलीफ के ऊपर रिलाई करती हैं और उनको सुनने के बाद तो ये मुझे यहाँ से निकाल ही नहीं सकते। तभी ली के पास कमांडर आ जाता है और उसको पकड़ते हुए कहता है, तो क्या यही तुम्हारी बिलीफ है सोल्जर? ली कहता है, यस सर। कमांडर कहता है, आज से तुम एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बन गए हो। और इस चीज को सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं। और इतना ही नहीं, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन भी आता है और हम लोगों को पता चलता है उसको एक और नई स्किल मिली होती है जिसका यूज करने पे वो एक टाइम पे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को स्ट्रेंथन कर सकता है। एंड उसके मेटल मैनिपुलेशन की लिमिट 2.5 किलो के आसपास आ चुकी होती है। हम लोग देखते हैं कमांडर ली की बातों से काफी ज्यादा खुश हुआ होता है और ली को भी भरोसा नहीं होता क्या उसके कानों ने सही चीज सुनी है, क्या उसका यहाँ पर प्रमोशन हो गया। देन तभी टाइम स्किप होता है एंड हम लोग देखते हैं ली वर्कआउट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गई। मैं उसकी नजरों से बचना चाहता था, इसीलिए मुझे किसी भी तरीके की प्रमोशन की जरूरत नहीं थी। बट अभी मैंने कमांडर से कह दिया है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा। तभी वहाँ पर संगो के कहने पे वॉन्सुक आ जाता है और ली से पूछता है, क्या तुम बेंच यूज कर चुके हो? ली कहता है नहीं, बट वो फिर भी रॉड को उठा लेता है और एक हाथ से ही रैप लगाने लगता है जिसकी वजह से सारे लोगों की अटेंशन उसी के ऊपर आ जाती है और सभी के सभी लोग ली की तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। मतलब ली की पूरी तरीके से बेइज्जती हो रही होती है। अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात हो गई, बट अगर आप जिम जाते होंगे तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ली सोच रहा होता है, अगर मैंने इसको अभी अवॉइड कर दिया तो आने वाले टाइम में भी मुझे बुली करता रहेगा जैसे मुझे पहले किया करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। देन वो वॉन्सुक को एक स्पार मैच के लिए चैलेंज कर देता है जिसको कि सुनकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं ली और वॉन्सुक दोनों रिंग में खड़े होते हैं और उनकी फाइट देखने के लिए भी लोग आए होते हैं। ली और वॉन्सुक फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके होते हैं। वॉन्सुक कहता है, ली अब मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखाऊंगा। एंड इसी के साथ वॉन्सुक ली पर अटैक कर देता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक बंदा वारंट ऑफिसर को वॉन्सुक की फाइट देखने के लिए मना रहा होता है। वो पहले तो नहीं मान रहा होता, बट जब वो बताता है कि वॉन्सुक फ्यूचर रेस है और उसके पास बारबेरियन ट्रेट है तो वारंट ऑफिसर वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। देन हम लोग देखते हैं फाइटिंग रिंग का सीन जहां पर ली ने वॉन्सुक के पंच को डॉज कर लिया होता है। तभी वॉन्सुक उसके ऊपर एक और पंच मार देता है बट ली उसको भी डॉज कर लेता है। वो लगातार उसके ऊपर पंचेस मारते जा रहा होता है बट ली के रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। बट किसी तरीके से वॉन्सुक का पंच ली के कनेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से ली रिंग में लड़ जाता है और वॉन्सुक इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता। वो तुरंत ली के पास आकर उसको एक पंच मार देता है और वो पंच ली के कनेक्ट होने वाला होता है बट उससे पहले ली वहां से हट जाता है और रोल करके दूर हट जाता है। सभी लोग उनके फाइट को ध्यान से देख रहे होते हैं, साथ ही साथ वारंट ऑफिसर भी उन लोग की फाइट को ध्यान से देख रहा होता है। और जो बंदा वारंट ऑफिसर को यहाँ पर लाया होता है वो वॉन्सुक के पंचेस की तारीफ कर रहा होता है कि उसके पंचेस कितने ज्यादा पावरफुल हैं। बट वारंट ऑफिसर कहता है, आखिर पंचेस का पावरफुल होने से क्या ही फायदा जब वो किसी को ढंग से कनेक्ट भी ना कर पाए। हम लोग देखते हैं संगुक को जो कि वॉन्सुक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है, आखिर तुम्हारे इतने हट्टे कट्टे होने से फायदा ही क्या है जब तुम एक पिद्दी को नहीं हरा सकते? क्या तुम उस पर दया कर रहे हो? ये सुनकर ऑडियंस में से कुछ लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें क्या लगता है बॉक्सिंग मजाक है? वॉन्सुक अपने पंचेस में पूरी तरीके से ताकत झोंक रहा होता है बट उसको अपनी बॉडी काफी भारी लग रही होती है और हम लोग देखते हैं ये होता है ली की वजह से। ली वॉन्सुक के सू के आईलेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही वॉन्सुक उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है ली उसके जूते का प्रेशर नीचे की ओर कर देता है। वॉन्सुक को ऐसा लग रहा होता है कि वो दलदल में धंसता जा रहा है और इसी वजह से वो अच्छे से उसके ऊपर पंच कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता। वो ली से कहता है, एक सेकंड रुको, मेरे लेग्स के साथ कुछ अजीब हो रहा है। ली कहता है, अभी तक तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था और जब मुझसे फाइट करने लगे तो तुम्हारे से कोई दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से वॉन्सुक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में ही काफी जोर से पावर अप करने लगता है और उसका पावर अप इतना ज्यादा भयंकर होता है कि सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। देन हम लोग देखते हैं उसकी बॉडी थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और वो जा चुका होता है अपने बर्सर्कर मोड में, जिसको देखकर ली भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसको देखकर वारंट ऑफिसर सोच रहा होता है इसने अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग की जो कि स्पारिंग में नहीं की जाती है, लेकिन आखिरकार इसका अपोनेंट के साथ क्या सीन है क्योंकि उसके इतना कुछ करने के बाद भी उसका अपोनेंट बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। वो ज्यों का त्यों है। मुझे इनकी फाइट को देखकर ऐसा लग रहा है ये फाइट एक भैंसे और एक तेंदुए के बीच में है, ऐसा तेंदुआ जिसने अपने नाखून अभी छुपा के रखे हैं और इसी वजह से मुझे इस फाइट को देखने में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। उसके साथ वाला बंदा कहता है, तो सर मैंने सही कहा था ना, वॉन्सुक तो अमेजिंग है, ये एक ऐसा डी रैंकर है जो कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग का यूज कर सकता है, ये तो कमाल की बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है रिंग में जहां पर वॉन्सुक कहता है मैं इस फाइट को अभी खत्म कर दूंगा और ये कहने के साथ ही वो बहुत तेजी से ली के ऊपर पंच मार देता है। उस पंच को ली अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है बट वॉन्सुक के पंचेस का इंपैक्ट इतना ज्यादा हाई होता है कि ली जाकर रिंग के वॉल से लड़ जाता है। सब लोग वॉन्सुक को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं बट वॉन्सुक ली के ऊपर पंच मार कर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसको
समझ नहीं आ रहा होता कि ली को पंच मारने से उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने किसी स्टील की चीज में पंच मारा है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अभी भी शॉक में होती है। और हम लोग देखते हैं ली ने भी अपनी स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी का यूज किया होता है। हाँ, वही वाली जिसका यूज करके ली अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथन कर सकता है और उसका वो पार्ट बिल्कुल स्टील की तरीके मजबूत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अटैक ऑन टाइटंस का शी टाइटन जैसा, जैसे वो अपनी बॉडी में क्रिस्टल जैसे घेर लेती थी ना, बिल्कुल वैसा ही। ली वॉन्सू से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी हालत तो अभी से ही खराब हो गई, आज सुअर कहीं के, जिसकी वजह से वॉन्सू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली के ऊपर अटैक कर देता है। बट तभी ली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इतना ही नहीं, तभी वो अपने लेग को स्टील जैसा मजबूत कर देता है और वॉन्सू के पैर में जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वॉन्सू जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरते ही ली उसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वॉन्सू को काफी जोर का लगता है। बट ली यहाँ पर भी शांत नहीं होता, वो वॉन्सू पे पंचेस की बारिश कर देता है और वो जो वारंट ऑफिसर इन लोगों की फाइट को देख रहा होता है वो ली से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। वो सोच रहा होता है आखिरकार इस तेंदुए ने अपने पंजे दिखा ही दिए और इस टाइम उसने भैंसे की गर्दन पकड़ी हुई है और अगर तुम एक रियल बीस्ट होगे तो तुम उसकी गर्दन कभी नहीं छोड़ोगे, तब तक तो नहीं जब तक उसकी सांसें न रुक जाएं। बट तभी हम लोग देखते हैं वॉन्सू किसी तरीके से उठ जाता है और वो ली पे पंच मार देता है। ली उसके पंच से बचने के लिए उसको पकड़ लेता है और हवा में ही लटक जाता है। हम लोग देखते हैं वॉन्सू के मुंह का कीमा बन चुका होता है। वॉन्सू ने ली को अपने हाथों से पकड़ा होता है और तभी वो उसको जमीन में पटक देता है। बट जमीन में लगने से पहले ली उसके हाथ को अपनी बॉडी से लॉक कर लेता है। वो जो वॉलेट ऑफिसर होता है वो साफ साफ देख पा रहा होता है कि वॉन्सू भी कुछ कम नहीं होता, उसको अपने ऊपर शक हो रहा होता है कि क्या उसने ली को ओवर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि कोई भी फ्रैंकर के लिए डी रैंक के बारबेरियन से जीतना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हम लोग देखते हैं ली वॉन्सू के मुक्के को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बट तभी वॉन्सू अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर पंच मारने लगता है। बट इससे पहले कि उसका पंच ली के कनेक्ट हो पाता, ली उसके मुक्के को पूरी तरीके से खोल देता है और उसके चंगों से आजाद हो जाता है। उसके पंच लगने से पहले ली वहां से फुर्र हो जाता है और उसका पंच जमीन में लग जाता है। तभी ली उछल कर उसके ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन को लॉक कर लेता है। वारंट ऑफिसर को ये फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि नेक को लॉक करना ली के लिए बहुत बढ़िया मूव होता है। वारंट ऑफिसर को भी पता होता है कि वो जो बॉडी स्ट्रेंथनिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स पे काम करती है, लेकिन उसकी इंटरनल बॉडी पूरी तरीके से नॉर्मल होती है। वॉन्सू कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है आज तुम मुझे हरा दोगे, मैं अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके तुमसे छुटकारा पा लूंगा। बट हम लोग देख रहे होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि ली ने अपनी स्ट्रेंथनिंग कैपेबिलिटी का यूज किया होता है। बट ली की बॉडी स्ट्रेंथनिंग की जो लिमिट होती है वो उसकी रेंज से ज्यादा यूज कर रहा होता है। इसकी वजह से अगर वो थोड़ी देर तक और ऐसे यूज करता है तो उसकी बॉडी में एक गंदा सा डैमेज भी पड़ सकता है। लोग संगुक से कह रहे होते हैं हम लोगों को वॉन्सू को रोकना चाहिए, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और उसके बाद वो सबमिशन नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं बॉडी स्ट्रेंथनिंग का एक्सेस यूज करने से ली की बॉडी पे डैमेज पड़ रहा होता है और उसके नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन संगुक की ली की स्ट्रेंथ को देखकर फट चुकी होती है। वॉन्सू सोच रहा होता है क्या मैं एक लूजर से हार जाऊंगा, क्या मेरी यहीं पर ऐसी बेइज्जती होती रहेगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक फ्यूचर एस हूँ। और इसी के साथ वो काफी बड़ा सा पावर अप करता है और उसकी मसल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके कपड़े ही फट जाते हैं। बट उसकी ये सब करने का ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा होता, क्योंकि ली भी अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा मजबूत करता जा रहा होता है। वो अपना शिकंजा काफी टाइट कर देता है, जिसकी वजह से वॉन्सू की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। उसकी सारी नसें दिखने लगती हैं और उसकी आंखें भी बाहर आने लगती हैं और फिर क्या धम, वो जमीन पर गिर जाता है। सब लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि एक एफ रैंकर होने के बावजूद उसने इतने पावरफुल फ्यूचर रेस डी रैंकर को हरा दिया। वारंट ऑफिसर सोच रहा होता है हाँ मुझे पता ही था वो ही जीतेगा, क्योंकि वो रियल बीस्ट है। ली वॉन्सू की बॉडी के ऊपर खड़ा होता है और वो सबको सबकी औकात दिखाने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग आकर वॉन्सू की हालत देख रहे होते हैं, बट वॉन्सू कभी भी जिंदा होता है, वो बस और बस बेहोश होता है। हम लोग देखते हैं ली की जीतने की वजह से एक बंदा उसके चाटने आ जाता है, बट ली उसको दूर कर देता है और संगू की तरफ देखने लगता है। संगू उससे नजरें चुरा रहा होता है, तभी ली के पास वारंट ऑफिसर आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। ली उसको देखकर सैल्यूट करता है और बताता है मेरा नाम है ली जियोनवुक। वारंट ऑफिसर बताता है मैं हूँ जियोन और मैं ब्लैक टाइगर यूनिट का रेड टैक्टिक इंस्ट्रक्टर हूँ और तुम्हारी फाइट काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी, सो क्या तुम स्पेशल वॉरफेयर रेड में इंटरेस्टेड हो। जिसको सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक टाइगर ग्रुप के स्काउट ने ली को उसकी यूनिट में पोजीशन ऑफर की है और ब्लैक टाइगर यूनिट एएमटी सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्टेड ट्रूप यूनिट है। ली कहता है सॉरी बट मैं एफ रैंक प्लेयर हूँ। जियोन कहता है ये जो रैंक का सीन है ये सब नॉर्मल लोगों ने सेटअप किया है और हम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, बस हम लोगों को तुम्हारे जैसे वॉरियर्स की जरूरत है। ली उसका कार्ड ले लेता है और कहता है अभी मैंने ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन जब मेरा पूरा डिसीजन हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। और उन लोगों को दूर से संगुक देख रहा होता है और वो ली से काफी ज्यादा जल रहा होता है। भी कुछ टाइम बीत जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है बटालियन कमांडर का ऑफिस और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियोन भी होता है, जो कि कमांडर के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। कमांडर उससे पूछता है आखिर ब्लैक टाइगर ग्रुप के आजकल क्या हाल है। चोई बताता है हमारे ग्रुप में लोग थोड़े बहुत कम पड़ रहे हैं। कमांडर कहता है ऐसा तो होगा ही, क्योंकि आपके ग्रुप
ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही आ सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से आप यहाँ पर सर्जेंट यंगजून की वजह से आए हैं, क्या मैंने सही बोला? सियोन कहता है हाँ, वैसे मैं आया तो उसी के लिए था, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे पता चला वो अभी छुट्टी पर है। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सोल्जर मिल चुका है जो कि यंगजून को रिप्लेस कर सकता है, बट वो ली का नाम नहीं बताता। कमांडर यही सोच रहा होता है कि आखिर वो किस सोल्जर के बारे में बात कर रहा है। देन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ली के पीछे वही लौंडा भाग रहा होता है जो कि थोड़ी देर पहले ली के पीछे पड़ा था, और कमांडर थोड़ी दूर से उन लोगों को देख रहा होता है। देन वो तभी किसी को कॉल लगाता है और फोन पे बताता है हेलो, मैं कमांडर बोल रहा हूँ, तुम्हें ये पता लगाना है कि जो कॉर्पोरल ली है ये आर्मी में आने से पहले क्या करता था। देन फोन रखते हुए कहता है सोल्जर, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारी वजह से सब लोगों को लालच आ गया है। देन तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग खड़े होते हैं। तभी एक बच्चे को कुछ दिखता है और वो उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि जिस चीज को उसने देखा है वो एक बंदर है। बट जैसे ही वो चीज के पास जाता है हम लोगों को पता चलता है वो किसी तरीके का बंदर नहीं है बल्कि वो कोई मॉन्स्टर है जो कि एक बहुत बड़े चूहे के तरीके लग रहा होता है। एंड हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई पोर्टल खुला होता है और उसी में से इस तरीके के मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं एंड वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। और हम लोग देखते हैं सियो ली को बटालियन आर्मी की आर्मरी में लेके आई होती है जहाँ पर ली सारे हथियारों को काफी गौर से देख रहा होता है। सियो कहती है वैसे तो कमांडर तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसीलिए वो तुम्हें वेपन भी देना चाहते हैं, बट वो जो पेलोटोन लीडर्स हैं उनको तुम्हारे ऊपर कुछ खास भरोसा नहीं है। ली कहता है वो शायद से मेरे 5 साल को पसंद नहीं करते थे लेकिन अब वो चीज नहीं है और वेपन्स को देखने लगता है। सियो कह रही होती है कि तुम्हारे आउटपोस्ट में जो गॉब्लिन्स आए थे उन सभी की लाश के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के शॉट के मार्क थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उन गॉब्लिन्स को मारा था, वो भी अकेले। आखिर ये सब कैसे सेंस बना सकता है? बट ली उसकी कोई भी बात ध्यान से नहीं सुन रहा होता, वो अपना वेपन चूज करने में बिजी होता है। तभी वो अपना एक वेपन चूज कर लेता है। सीओ कहती है कोई भी रैंडम वेपन मत उठा लो, कोई वेपन तुम सोच समझ के ही उठाना जो कि तुम्हारे काम आए। ली कहता है हाँ, मैंने सोच समझ के इसी को उठाया है और मैं इसी को ही यूज करूंगा। ली मन में सोच रहा होता है ये कोई आम वेपन नहीं है, ये क्लाउड ब्लेड, ये वाटर को ऑब्जॉर्ब एंड रिलीज कर सकती है। अभी शायद से ये सब लोगों को आम ब्लेड लग रही हो, बट फ्यूचर में इसी ब्लेड की वजह से ही सर्जेंट यंगजून को शॉर्ट सन का खिताब मिला था। और ये जो क्लाउड ब्लेड है ये इसका रियल नेम नहीं है, इसका रियल नेम है डार्क हैंड ऑफ क्लाउड मास्टर। और माइथोलॉजी के हिसाब से इसको 3 वेदर गॉड्स ने मिलकर बनाया था। लोगों को लगता है इससे सिर्फ और सिर्फ वाटर रिलीज होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी इसके फुल पोटेंशियल का यूज करे तो थंडर को भी कंट्रोल कर सकता है एंड मैं स्टील को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करूँ तो फिर मैं पूरी की पूरी रेड को सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही अटैक से खत्म कर सकता हूँ। इसलिए वो सीओ से कहता है मैं यही वेपन का यूज करूंगा। सीओ कहती है तुम पक्का से यही ले रहे हो ना, क्योंकि ये ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये छोटी सी तलवार और उसमें जंग लगी हुई है। ली कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी हम लोगों के पास वेपन चेंज करने का टाइम भी नहीं बचा। तभी वहाँ पर इमरजेंसी सायरन बजने लगता है और सब लोगों को पता चलता है कि शहर के बीच में एक इमरजेंसी गेट खुला है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मचने लगती है। और सीओ सिर्फ और सिर्फ ली को ही नोटिस कर रही होती है कि आखिर सायरन बजने के बाद ही वो इतना ज्यादा काम कैसे है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सायरन के बारे में उसको पहले से ही पता था। देन तभी थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं जहाँ पर गेट खुला होता है वहाँ पर इन्फोर्समेंट भेजी जाती है और वहाँ पर कुछ नाइट्स आते हैं। वहाँ पर पहले से ही 2 लोग खड़े होते हैं। वो उनको देखकर कहते हैं ये देखो, ये तो ब्लू फ्लावर गिल्ड है ना, उनकी आर्मर काफी ज्यादा महंगी है। अगर हम भी उनके गिल्ड में होते तो हमारे पास जो आर्मर होते उनको बेचने के बाद शहर के बीच हम लोग अपनी खुद की एक बिल्डिंग खरीद सकते हैं। और वैसे ही बात कर रहे होते हैं। देन तभी सीन शिफ्ट होता है ली की स्क्वाड पे, जहाँ पर ली सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वो बताता है ये किस तरीके की ट्रेनिंग नहीं चल रही है। ये जो मॉन्स्टर है ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये पॉइजनस निडर का यूज करते हैं और उनके पास कई तरीके के गैस क्लस्टर्स भी हैं। वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तभी पहले वाले 2 बंदे आकर ली के मजे लेने लगते हैं क्योंकि ली की स्क्वाड सिर्फ और सिर्फ F रैंक की स्क्वाड होती है और उन लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट स्क्वाड बनाकर भेजा गया होता है। उन लोगों से ली कहता है तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने गैस मास्क लगा लो, क्योंकि फाइटिंग एरिया में वो लगाने का तुम्हें टाइम तक नहीं मिल पाएगा। वो लोग कहते हैं आखिर तुम कौन होते हो हम लोगों को कुछ बताने वाले। ली कहता है मुझे क्या, मैं तो बस तुम लोगों को वार्न कर रहा था। एंड ली को उन लोगों पर गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उनकी बातों की वजह से इनकी स्क्वाड का मोरल डाउन हो रहा होता है। ली उन सभी को मोटिवेट करता है और वो सभी को लगाने के लिए एक इमोशन सेंसर भी देता है क्योंकि उन लोगों को सीवर्स में भी जाना पड़ सकता है और काफी ज्यादा नैरो प्लेसेस में भी, इसलिए वहाँ पर वो लोग मोशन सेंसर्स का यूज करेंगे। सब लोग जल्दी जल्दी वैसा ही करने लगते हैं जैसा कि ली ने कहा था। तभी ली के पास पार्क आ जाता है और ली की गर्दन पे एक डार्ट आके लगता है जिसकी वजह से वो जमीन में गिर जाता है और जगह जगह से ग्राउंड फटने लगती है और उसके अंदर से वही चूहे निकलते हैं और साथ ही साथ चारों तरफ गैस गैस भी हो जाती है। इन चूहों को कोबोल्ड्स कहा जाता है। कोबोल्ड्स एक एक कर इन लोगों को मार रहे होते हैं। ली जमीन पर गिरा हुआ होता है। तभी उसके पास मॉन्स्टर्स का लीडर आ जाता है। ली पॉइजन की वजह से हिल नहीं पा रहा होता। तभी लीडर अपना चाकू निकाल लेता है और ली के मारने
वाला होता है, बट तभी वहाँ पर पार्क आके ली को बचा लेता है। ली की बॉडी में पॉइजन काफी तेजी से फैल रहा होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा हिल नहीं पा रहा होता। वो पार्क से यहाँ से भागने को कहता है, बट पार्क वहाँ पर रुक जाता है एंड ली को मास्क पहनाने लगता है। तभी कोबोल्ड्स के लीडर आके उसका गला धड़ से अलग कर देता है और हम लोगों को पता चलता है ये सब रियलिटी में नहीं हुआ होता, ये सब सिर्फ और सिर्फ ली के फ्लैशबैक्स होते हैं। बिल्कुल सही, हम लोगों को यहाँ पर बहुत प्यार से काट दिया गया है। ली को यहाँ पर चिंता हो रही होती है कि पार्क दोबारा से मार न दिया जाए, क्योंकि पिछली बार पार्क किसी को बचाते हुए मर जाता है। ली पार्क से कहता है जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तब तुम पूरी स्क्वाड को लेकर यहाँ से निकल जाओ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो करो। पार्क कहता है अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो ये तो लॉ के खिलाफ होगा। ली कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यही मेरी वॉर टैक्टिक है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं आर्मी के सारे ग्रुप सर्वाइवर्स और कोबोल्ड्स को ढूंढ रहे होते हैं, बट उनको उनमें से कोई भी नहीं दिख रहा होता। तभी कुछ सोल्जर्स एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और वो सोल्जर्स मैजिक शील्ड भी यूज कर रहे होते हैं। वो सभी के सभी लोग एक सर्कल में एक मैजिक शील्ड फॉर्मेशन बना लेते हैं, लेकिन वहाँ का मंजर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वहाँ चारों तरफ जगह जगह पे कोबोल्ड्स ही होते हैं। वो इतने ज्यादा होते हैं कि उनको गिनना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है और तभी कोबोल्ड्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी उन लोगों को फायर करने के ऑर्डर्स मिलते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ली को, जो कि जगह जगह पर सेंसर्स लगा रहा होता है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट मिर्वी आ जाता है। वो ली से पूछता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? ली बताता है मैं तो बिल्कुल मैन्युअल का पालन कर रहा हूँ और उसी के हिसाब से मैं मोशन सेंसर्स लगा रहा हूँ। मिर्वी उसे दूसरा काम बताने लगता है। ली कहता है बटालियन कमांडर ने हम लोगों को जो ऑर्डर दिए हैं मैं वही फॉलो करूंगा, इसलिए मैं आपका काम नहीं कर सकता। और वो ये बातें चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी ये बातें सुन रहे होते हैं और मिर्वी को ये उसकी बेइज्जती लगती है। इसी वजह से वो उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है सियोना एंड वो एक सर्जेंट होती है, जिसको देखकर मिर्वी हैरान हो जाता है और ली थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मिर्वी की सिर्फ और सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है ये लड़की सियोना। ये वाइस प्लेटून लीडर होती है। उसको देखकर मिर्वी ली के साथ अच्छे से बिहेव करने लगता है। मिर्वी कहती है मुझे यहाँ पर कमांडर ने भेजा है, कमांडर किसी ली वॉन्सो को बुला रहे हैं, जिसका सुनकर ली हैरान हो जाता है। वो पूछता है क्या मुझे बुला रहे? फिर हम लोग देखते हैं एक बिल्डिंग पर सीओ चढ़ी होती है, उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं और वो बैटलफील्ड पे नजर रख रहे होते हैं। सियोना और ली को देख रही होती है। ली कहता है मैं अभी कहीं भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी काफी काम है। सियोना कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगी, जहाँ जहाँ भी सेंसर्स लगाने बाकी हैं मैं वहाँ पर लगा दूंगी। सियोना ली को भाव दे रही होती है। ली सोच रहा होता है अभी उस टाइम के आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आखिर कमांडर ने मुझे क्यों बुलाया है। देन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ली कमांडर के सामने पहुंच चुका होता है एंड वहाँ पे फर्स्ट लेफ्टिनेंट चियोन भी होते हैं, जो कि अभी वारंट ऑफिसर है। और ली ये देखकर हैरान होता है कि आखिर वो कमांडर के साथ क्या कर रहे हैं। कमांडर कहता है मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। इस टाइम फर्स्ट प्लेटून की लीडर लीव पे है, जो कि है योंगजुन, एंड तुम्हें अभी के लिए उसकी जगह लेनी पड़ेगी। अभी के लिए तुम फर्स्ट प्लेटून को लीड करोगे। ली सोच रहा होता है कमांडर ने पिछली लाइफ में तो मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी थी, बट वो आखिरकार इस लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी मेरे पास किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है। ली कमांडर से कहता है मैं जब से इस बेस में आया हूँ तब से मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट स्क्वाड को ही लीड किया है और पता नहीं मैं फर्स्ट प्लेटून की लीड कर भी पाऊँ कि नहीं, और ये किसी तरीके की ड्रिल भी नहीं है। तो फिर आखिरकार आप रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आप फर्स्ट प्लेटून की जान जोखिम में क्यों डालना चाहते हैं? कमांडर कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये बस मेरा ऑर्डर है और एक सोल्जर हमेशा ऑर्डर का पालन करता है। तभी वहाँ पर एक अलर्ट आता है जिससे कि पता चलता है कि फाइट को बॉस मॉन्स्टर ने ज्वाइन कर लिया है। ली सोच रहा होता है अब वो टाइम ज्यादा दूर नहीं, अगर मैं अभी वहाँ पर नहीं पहुंचा तो पूरी सपोर्ट स्क्वाड खत्म हो जाएगी, मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा। वो कमांडर कहता है कमांडर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कमांडर कहता है बोलो। देन तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं सीओ बिल्डिंग के ऊपर से चारों तरफ नजर रख रही होती है। तभी उसको ली भागते हुए दिखता है। ली जोर से भाग के सपोर्ट स्क्वाड की तरफ बढ़ रहा होता है, बट इससे पहले कि वो वहाँ पर पहुंच पाता वहाँ पर गैस लीक हो जाती है। चारों तरफ बस गैस ही गैस होती है और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते वो पूरी जगह गैस में डूब जाती है और इस बार ली को आने में देर हो चुकी होती है। तभी ली मास्क लगा लेता है और अपने पास से वही वेपन निकालता है जिसको कि उसने थोड़ी देर पहले आर्मरी से लिया होता है और वो अपनी शॉट में पानी डालने लगता है, क्योंकि उसकी शॉट की स्पेशलिटी होती है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और उसके बदले में एक वेट फॉग छोड़ती है। ली को टॉक्सिक गैस की वजह से बिल्कुल भी आसपास नहीं दिख रहा होता। वो बस यही दुआ कर रहा होता है कि सबके सब लोग अच्छे से बच गए हों और काश वो निकलने में कामयाब हो गए हों। देन तभी सीन शिफ्ट होता है पार्क की टीम पे, जहाँ पे उन लोगों की फाइट कोबोल्ड से हो रही होती है। तभी ये कोबोल्ड एक बंदे को दबोच लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। वो बंदा जोर जोर से पार्क को बुला रहा होता है, सर पार्क मेरी मदद करिए। तभी पार्क अपनी गन को उसकी तरफ घुमा देता है और उस चूहे पे फायर करने लगता है। फायरिंग को देखकर वो चूहा वहां से जल्दी से निकल जाता है, बट उसने जाते जाते उस बंदे को काफी डैमेज दिया होता है। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ जमीन में बेहाल पड़ा होता है। पार्क अपने टीम मेंबर से कहता है सभी के सभी लोग जल्दी करके मिलिट्री बॉक्स में चले जाओ और
मिलिट्री बॉक्स वही बॉक्स है जिसको कि आप लोगों ने गॉब्लिन के आउटब्रेक में देखा था। उसके आसपास प्रोटेक्शन स्पेल लगे होते हैं और मिलिट्री उसको अपनी सप्लाई ले जाने में इस्तेमाल करती है। तभी एक बंदा आके उस घायल वाले बंदे को बचाने लगता है और बाकी बंदे उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और सियोना एक जगह पर छुप कर दुबक के बैठी होती है। एक सेकंड, अगर ये इतनी डरपोक थी तो इसको सर्जन किसने बनाया? पार्क उसको होश में आने को कह रहा होता है, बट सियोना काफी ज्यादा डर चुकी होती है और पार्क को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो ऐसे सिचुएशन में सब लोगों को कैसे बचाए। तभी उसके टीम मेंबर्स के धीरे धीरे करके गोलियां खत्म होने लगती हैं। एक बंदा चिल्लाता है, सर हम लोगों की एमो खत्म हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी लास्ट मैगजीन है। पार्क को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ पर क्या करे। वो सोच रहा होता है आखिर क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। एक सेकंड, आखिरकार कॉर्पोरली इस सिचुएशन में क्या करते? हम लोग देखते हैं जो बंदा घायल होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसीलिए उसके पास में जो बंदा बैठा होता है वो चिल्लाता है, वाइस पायलट टू लीडर, हम लोग अपने एक बंदे को खो रहे हैं, उसको इमीडिएट फर्स्ट एड की जरूरत है। तभी पार्क अपने जेब से कोई वेपन जैसा चीज निकालता है। देन वो सपोर्ट स्क्वाड से कहता है, कोबोल्ट शाइनी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर अटैक करके उनका ध्यान भटकाऊंगा और उतनी देर में तुम सबके सब लोग यहाँ से भाग जाना, तुम्हारी जान तुम्हारे ही हाथों में है। सब लोग कहते हैं, पार्क आखिर अब ये क्या कह रहे हैं? पार्क कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, जैसा कि कॉर्पोरल ली ने कहा था कि फाइटिंग जोन के जस्ट बाहर ब्लू फ्लावर गिल्ड खड़ी है, तुम लोगों को बस और बस अपनी जान बचा के वहाँ पर पहुंचना है, इसीलिए अगर किसी को अपनी जान प्यारी है तो वहाँ पर निकल जाए। पार्क सोच रहा होता है, अगर मैं अपने वेपन को मॉन्स्टर्स को मारने के लिए यूज करूँ तो मैं अपने वेपन से एक भी मॉन्स्टर को नहीं मार सकता, बट आखिरकार मैं इसका यूज करके यहाँ से लोगों को निकाल तो सकता हूँ ना। एंड तभी वो अपने वेपन को ऊपर उठा लेता है एंड वहाँ से भागने लगता है, जिसको देखकर कोबोल्ट्स उसके पीछे भागने लगते हैं। पार्क जोर से चिल्लाता है, अभी क्या भी, सब लोग यहाँ से भागो। वो कह रहा होता है, अगर कॉर्पोरली यहाँ पे होते तो वो भी यही करते जो मैं कर रहा हूँ, अगर वो यहाँ पे होते तो पक्का मुझे बेड की तरह यूज कर रहे होते। तभी वहाँ पर एक अटैक होता है जिसकी वजह से पार्क के पीछे जितने भी कोबोल्ट्स आ रहे होते हैं वो सभी के सभी वहीं पर ही मर जाते हैं। तभी पार्क किसी से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है और वो जिससे टकराया होता है वो होता है ली कहता है, तुम मेरे पीठ पीछे बुराई भी करने लगे हो। एंड हम लोग देखते हैं ली अपने वेपन का यूज कर रहा होता है, उसके वेपन से वेट फॉग निकल रहा होता है और उस फॉग की वजह से टॉक्सिक गैस खत्म हो रही होती है। उसको देखकर पार्क हड़बड़ा जाता है एंड कहता है, नहीं मैं आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं कर रहा था, मैं बस। ली हंसते हुए कहता है, जिंदा रहने के लिए शुक्रिया, मुझे तुम पे गर्व है और मैं काफी ज्यादा खुश हुआ कि तुम अपने साथ काफी ज्यादा खाना लाए हो। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनको देखकर ली काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो अपनी चाकू की हेल्प से सारे चूहों को काटने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है एंड जैसे जैसे मॉन्स्टर्स मर रहे होते हैं वो माना स्टील भी छोड़ रहे होते हैं। उनको देखकर ली चिल्ला रहा होता है, क्या बात है, कितने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। पार्क पूछता है, क्या आपका मतलब इन कोबोल्ट से है? ली ये चीज भूल चुका होता है कि उसके साथ में पार्क भी होता है, इसी वजह से वो ये सब चीजें बोल रहा था। बट पार्क की आवाज सुनने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो उन चूहों की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ है? ली चारों तरफ देख रहा होता है बट उसको उन लोगों का बॉस नहीं दिख रहा होता। तभी वो लोग पीछे की तरफ जाने लगते हैं, जिसको देखकर ली हैरान हो जाता है और जोर से भागते हुए कहता है, पार्क भागो। देन हम लोग देखते हैं सीओ के ग्रुप को, जहाँ पर उन लोगों को टॉक्सिक गैस की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा होता। सीओ कहती है, गैस के बाहर जितने भी कोबोल्ट्स आते हैं उन सभी को तुम लोग खात्मा कर दो, एक भी मॉन्स्टर सिविलियंस तक नहीं पहुंच पाए। सीओ अपना मास्क पहन रही होती है। एक बंदा पूछता है, आप क्या कहीं जा रही हैं? सीओ कहती है, मैं बस कोई चीज कंफर्म करने जा रही हूँ। वो सोच रही होती है, अगर ली को इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता था तो वो अभी पक्का कुछ ना कुछ कर रहा होगा, मुझे अपना शक दूर करना होगा। और ये कहने के साथ ही बिल्डिंग से कूद जाती है। देन तभी सीन चेंज होता है पार्क के स्क्वाड पे एंड वहाँ पर सियोना जोर जोर से रो रही होती है। डर उसके ऊपर हावी हो चुका होता है और अभी जो सोल्जर घायल होता है उसको हीलिंग की जरूरत होती है, बट सियोना अभी कुछ सुनने तक की हालत में नहीं होती है। और अभी वो लोग मिलिट्री बॉक्स में होते हैं बट उन पर लगातार कोबोल्ट का बॉस अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनका स्पेल काफी ज्यादा कमजोर हो रहा होता है, क्योंकि बॉस का स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए उसका स्पेल बैरियर को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर कोबोल्ट्स की पूरी फौज आ जाती है। अपनी फौज को आता हुआ देखकर बॉस काफी खुश हो जाता है और सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है। तभी बॉस को एक आवाज आती है, ओए चूहे। और हम लोग देखते हैं ये आवाज होती है ली की, जो कि कोबोल्ट्स की आर्मी का पीछा करते हुए यहाँ पे आए होते हैं। ली कहता है, चूहे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्क्वाड पर हमला करने की? और ये कहने के साथ ही अपनी नाइफ भी थ्रो कर देता है, बट बॉस उसकी नाइफ को डॉज कर लेता है। ली अपनी नाइफ की डायरेक्शन वापस से चेंज कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है, बट बॉस वापस से उसको डॉज कर लेता है। वो ली के अटैक से बचकर भाग रहा होता है, बट फिर भी ली लगातार उस पर हमला करता जा रहा होता है। तभी बॉस के पीछे जो मटका टंगा होता है, ली अपनी नाइफ से उसको तोड़ देता है और उसमें से एक गैस लीक होने लगती है, जिसकी वजह से बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके एक इशारे के साथ ही सारे चूहे ली को घेर के खड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर लीडर्स मारने लगते हैं। ली और पार्क दोनों ही चारों ओर से डार्ट से घिर चुके होते हैं। तभी ली चिल्लाता है, पार्क नीचे झुक जाओ, और अपनी मेटल कंट्रोल की पावर का यूज करने लगता है। बट डार्ट की स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है, जो कि ली के लिए काफी ज्यादा मुश्किल वाली बात होती है, बट फिर भी ली उनको कंट्रोल करने लगता है और जिसकी वजह से उसका कंट्रोल
नाइफ के ऊपर से हट चुका होता है। ली सारे डार्ट्स को किनारे कर देता है। ली कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये कोबोल्ड मिस्ट नाक में दम करने वाला है, क्योंकि ये उनका कमांडर नहीं है, ये खुद म खुद से ही उनको कंट्रोल कर रहा है। तभी ली अपनी गन निकाल लेता है और बाकी चूहों पे अटैक करने लगता है। वो सोच रहा होता है कि जब तक पार्क मेरे साइड पे रहेगा तब तक मुझे फाइट करने में और भी ज्यादा मुश्किल रहेगी। ली कहता है पार्क तुम बॉक्स की ओर जाओ। पार्क कहता है बिल्कुल, जैसे आप सिग्नल दे देंगे मैं वहां के लिए निकल जाऊंगा। ली कहता है कैसा सिग्नल? मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी कभी यहाँ से निकलो, भागो। तभी वो लोग बॉक्स की तरफ भागने लगते हैं, बट तभी कोबर्ट्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ली मेटल कंट्रोल का यूज करके उससे बच जाता है। देन ली भी उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कोबर्ट्स का जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बॉक्स में एक स्पेल लगा होता है, जिसकी वजह से कोबर्ट्स की डांट अंदर नहीं आ पा रही होती। ली चिल्लाता है यस, आखिरकार हमने कर ही लिया। बट जैसे वो बॉक्स के अंदर देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि काफी सारे लोग जख्मी होते हैं। पार्क कहता है हमारा एक सोल्जर बेहोश हो चुका है। ली कहता है क्या? लेकिन यहाँ पे तो हीलर भी थी और वही यहाँ की इंचार्ज थी, आखिर उसको क्या हुआ? देन वो देखता है सियोना को, जो कि बिल्कुल घबराई हुई बैठी होती है। ली उससे कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो, हमारा सोल्जर मर रहा है। वो जैसे उसकी मुंडी ऊपर करता है वो देखता है कि उसको काफी जोर का पैनिक अटैक आया होता है और वो काफी जोर जोर से रो भी रही होती है। ली सोच रहा होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हीलर है और वो भी इस टाइम अच्छी हालत में नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो सारे लोग यहाँ पर मर जाएंगे। ली उससे कहता है सर्जन चोई सियोना, क्या तुम चाहती हो कि हम सभी लोग यहाँ पर मर जाएं? अभी हम लोग यहाँ पर जंग के बिल्कुल बीचों बीच हैं। क्या तुम जिंदगी भर तक ये रिग्रेट झेल पाओगी कि तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग मारे गए? आखिर तुम्हें पता भी है ऐसी लाइफ कैसी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही हो? नहीं, तुम ऐसी लाइफ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगी। और वैसे ही कहते कहते उसको मोटिवेट कर देता है। देन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोना अपने सेंसेस में आ चुकी होती है और वो उस बंदे को हील कर रही होती है। लियो उससे पूछता है कि सोल्जर की हालत कैसी है। सियोना बताती है मैंने काफी देर कर दी है, इसी वजह से उसका काफी सारा खून निकल चुका है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसको बचा ही के रहूंगी। तभी लियो अपने सोल्जर्स की नाइफ कंट्रोल करने लगता है एंड कहता है मैं तुम लोगों से ये उधार ले रहा हूँ। पार्क उसको देखकर कहता है कॉर्पोरल ली, क्या आप सच में वो करने जा रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ली कहता है हाँ, अब उन लोगों को मजा चखाने की बारी आ चुकी है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक कार को जिसमें एक लेडी बैठी होती है और फोन पर बात कर रही होती है। उसके कंधे पर एक बड़ी सी मकड़ी चढ़ी होती है और तभी वो अपने ड्राइवर को इटावन जाने का ऑर्डर देती है और इटावन वही जगह है जहाँ पर ली है। तभी हम लोगों को दिखाई जाती है बैटलफील्ड, जहाँ पर ली एक मोशन सेंसर के पास खड़ा होता है और उसके हाथ में क्लाउड ब्लेड होती है और वो साथ ही साथ कुछ नाइफ्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है और वो जिस सेंसर पे खड़ा होता है वो बिल्कुल मिडल में होता है और ली ने अपनी मनचाही जगह पर सेंसर्स लगाए होते हैं ताकि वो वक्त आने पर उनका इस्तेमाल कर सके। वो कहता है बस एक बार मेरे हाथ में लीडर आ जाए तो पूरा का पूरा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिहाइंड द सीन वही सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तब ली अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड अपनी मेटल डिटेक्शन की स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसको मॉन्स्टर्स की लोकेशन का पूरी तरीके से ओवरव्यू मिल जाता है। तभी वो अपनी आंखों को खोलता है और मेटल कंट्रोल की स्किल का यूज करने लगता है और उसकी अभी मेटल कंट्रोल की लिमिट बढ़कर 3 किलो तक हो चुकी होती है। वो अपने पास के सारे नाइफ्स को यूज करता है और 2 से ही कोबोर्ड्स पे अटैक कर देता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो छुपे हैं कि नहीं, वो सबको एक एक करके मार रहा होता है। तभी उसकी एक नाइफ बॉस को भी लगने वाली होती है, बट बॉस अपने स्पेल का यूज करता है और उसकी नाइफ को रोक देता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसी की वजह से ली को उसकी लोकेशन का पता चल चुका होता है। वो अपनी सारी नाइफ्स को वहीं पे फेंक देता है, बट तभी बहुत जोर से चिल्लाता है एंड अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उसकी सारी नाइफ्स को रोक देता है। ली कहता है मेरी नाइफ्स मुझे वापस करो और वो उनको कंट्रोल करते हुए अपनी तरफ खींचने लगता है। बट तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि ली ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इस टाइम जिस फोर्स ने उसकी नाइफ्स को पकड़ा होता है वो ली की कंट्रोलेबल लिमिट से हायर होता है। ली ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो अपनी नाइफ्स को वापस नहीं बुला पा रहा। तभी जो बाकी कोबोर्ड्स होते हैं वो ली पर अटैक कर देते हैं और ली की ओर काफी सारी डार्ट्स आने लगती हैं और देखते ही देखते सारी डार्ट्स ली की बॉडी में घुस जाती हैं। तभी जो कोबोर्ड्स का बॉस होता है वो अपनी आर्मी का यूज करके ली के ऊपर अटैक कर देता है। ली कहता है मैं बार बचा। तभी वो सारी डॉट्स उसकी बॉडी से अलग हो जाती हैं और हम लोगों को पता चलता है वो डार्ट्स ली की बॉडी में नहीं गई होती, क्योंकि ली ने अपनी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी का यूज करके अपने हाथों को स्टील का बना लिया होता है और उसी से अपनी सारी बॉडी को कवर कर लिया होता है। तभी वो अपनी सारी नाइफ्स को खींच लेता है एंड कोबोर्ड्स की आर्मी पर हमला कर देता है। वो एक एक करके सारे चूहों को मार रहा होता है। उसकी नाइफ्स आसपास इतनी तेजी से घूम रही होती हैं कि वहां पर धीरे धीरे एक टॉर्नेडो बनता जा रहा होता है एंड उसी टॉर्नेडो में सारे मॉन्स्टर्स खिंचते जा रहे होते हैं। इस सब को देखकर कोबोर्ड्स का बहुत चौंक जाता है। ली उसको देखकर कहता है ओए कोबोर्ड डार्क मेज, तुमसे हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। तभी बॉस वहां से भागने लगता है और अपने पीठ में लगे हुए मटके से गैस निकालने लगता है और वो इसी तरीके से कैमोफ्लेज करके वहां से निकल जाता है। बट तभी ली अपनी मेटल डिटेक्शन की स्किल का यूज करता है और उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। वो सोच रहा होता है अगर लास्ट टाइम के तरीके मैं अपनी चाकुओं को वापस उसकी ओर फेंकता हूँ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वापस से मेरी चाकुओं को पकड़ लेगा। मुझे अगला कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो वो भाग रहा था बट वो अब अचानक से खड़ा हो गया। तभी ली की ओर कुछ अटैक्स आने लगते हैं
एंड वो अटैक बॉस ने ही किया होता है। वो अपनी पावर का यूज करके ली के पैर को जकड़ लेता है और जोर जोर से पटकने लगता है। देन वो ली को काफी ऊपर तक ले जाता है और जमीन में फेंक देता है। उसको लग रहा होता है कि ली खत्म हो चुका है, इसी वजह से वो हंस रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, ओए चूहे इधर देखो। और हम लोग देखते हैं ली सही सलामत होता है। ली कहता है, आखिर तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? एंड हम लोग देखते हैं ली ने अपने लेग्स को स्टील का बना लिया होता है। तभी बॉस अपनी जगह से गायब हो जाता है और काफी तेजी से ली के पीछे आ जाता है। ली उसको नोटिस कर लेता है, बट तभी बॉस उसके ऊपर अटैक कर देता है। ली किसी तरीके से उसको डॉज कर लेता है। तभी ली पीछे घूम जाता है और कहता है, आखिर तुम मेरे पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज को देखकर मुझे वो पल याद आ गया जब पीछे से वार करके पास्ट लाइफ में मुझे मारा गया था। आखिर तुम्हें पता भी है मुझे पीठ पे वार करने वाले से कितनी नफरत है। तभी ली अपनी शॉट को उसके ऊपर चला देता है, बट बॉस उसको पकड़ लेता है। तभी ली अपने किक को स्ट्रेंथन कर लेता है और बॉस के मुंह पे काफी जोर की लात मारता है। उस किक की वजह से बॉस के पूरे जबड़े टूट जाते हैं एंड वो काफी दूर जाकर गिरता है। ली कहता है, तुम्हें पता भी है जब से मैं मरा हूँ तब से मैं पीठ पीछे वार करने वालों से बदला लेना चाहता हूँ और तुम्हें तो ये अपना ऑनर समझना चाहिए कि मैं अपने बदले की शुरुआत तुमसे कर रहा हूँ। देन वो अपनी सारी नाइफ्स को उसके ऊपर छोड़ देता है और उसके अटैक की वजह से बॉस का कीमा बन चुका होता है। तभी ली बॉस के पास जाता है और उसके मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उठाने लगता है। वो अपने ब्लेड को निकालते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मैं कितने सालों तक रिग्रेट में रहा हूँ। ये जिन डैगर से मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है ये उन्हीं लोगों के डैगर थे जिनको तुमने मेरी प्रीवियस लाइफ में मार दिया था। और ये है पार्क के लिए जिसने कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरी जान को बचाने के लिए अपनी जान तक का बलिदान दे दिया था। ये कहने के साथ ही वो ब्लेड को उसके पेट में स्टैब कर देता है। उसकी ब्लेड बॉस की ब्लड को भी अब्सॉर्ब कर रही होती है। वो बॉस का वेपन कंट्रोल करते हुए कहता है, अभी इतनी जल्दी भी मत मरना, तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने के लिए एक और चीज है। ये आखिरी चीज मेरी उस स्कार के लिए जो कि तुमने मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे फेस पे जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया था। देन वो बॉस के मत्थे में डैगर डाल के उसके फेस को बीच से चीर देता है। इसी के साथ बॉस का खात्मा हो जाता है। ली कहता है, मैंने एक ऐसे इवेंट को टाल दिया जिसकी वजह से मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ में जिंदगी भर रिग्रेट रहा था। बॉस के मरने के बाद उसकी बॉडी से कोई मेडेलियन निकलता है जिसको देख कर ली हैरान हो जाता है। ये होता है डेविल्स मेडेलियन एंड इसको एक्वायर करने के बाद उसको इन्फर्नो की पावर मिलेगी। वो उस मेडेलियन को उठाते हुए कहता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो उसको बिलोंग करता है ना, ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े दुश्मन को, नेक्रोमैंसर। नेक्रोमैंसर के पास भी मेरे जैसा स्पेसिफिक ग्रोथ ट्रेट है और जब मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में उसकी गोलम के साथ फाइट की थी तब मुझे काफी मुश्किल से एक इन्फर्नो की रेप्लिका ही मिली थी। बट मेन सवाल ये है, आखिरकार ये इतनी आसानी से मुझे यहाँ पर कैसे मिल गया, वो भी ओरिजिनल वाला? यहाँ पर ऐसा कुछ तो चल रहा है जिसकी मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं है। तभी वो देखता है टॉक्सिक गैस हटने लगती है। तभी वो ज्यादा देरी ना करते हुए उस मेडेलियन को खाने लगता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, ली यॉनवुक, आखिर कौन हो तुम? और हम लोग देखते हैं उसके पीछे होती है सीओ। सीओ को देखते ही ली हैरान हो जाता है और मेडेलियन को अपनी जेब में छुपा देता है, जिसको देखकर ली काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है। तभी वहां पर किसी की एंट्री होती है और हम लोग देखते हैं ये वही लड़की होती है जिसको कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। वो कहती है, बैटल काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। वैसे देखो यहाँ पर कौन है, तुम तो पैलेडियन कैप्टन की बेटी हो ना, आखिर तुम कितनी बड़ी हो गई हो। बट किसी वजह से उस लड़की को देखने से ली चिढ़ने लगता है। सीओ उसको देखकर कहती है, ये जगह अभी मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंदर है, यहाँ पर कोई भी सिविलियन नहीं आ सकता। बट वो लड़की सीओ को इग्नोर मार देती है और ली के पास चली जाती है। वो कहती है, हेलो कॉर्पोरल ली, मैं हूँ ब्लू फ्लावर गिल्ड की सियोल अटैक यूनिट की हेड और ये एक ए रैंक प्लेयर होती है। वो अपने पास से ब्लू फ्लावर गिल्ड का पास भी निकालती है। वो कहती है, आखिर तुम मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए? क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? ली मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा, मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता। तुम वही हो जिसने कि फ्यूचर में सीओ को मारा था। यूहाइना कहती है, तुम्हारे पास अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम ब्लू फ्लावर गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। सीओ से कह रही होती है, यहाँ पर सिविलियन का आना मना है, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। और उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें कि बटालियन कमांडर निकलता है और वो सबसे पहले आसपास का नजारा देखता है जहाँ पर जगह जगह पर मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं और किसी ने बॉस को भी मार दिया होता है। और कमांडर समझ जाता है कि ये सब ली का काम है, इसलिए वो ली को घूर कर देख रहा होता है। वो यूहाइना से कहता है, हम लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपने ब्लू फ्लावर गिल्ड को हमारी मदद के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पर सिविलियन का आना मना है तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। यूहाइना कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम बाकी रह गया है। देन वो ब्लू फ्लावर गिल्ड के पास में लिपस्टिक लगा देती है और ली को दे देती है। तभी कमांडर ली को बुलाता है। वो कहता है, तुम अब से कोबोल्ड मिशन के स्क्वाड कमांडर हो, इसलिए जितने भी सर्वाइवर्स बचे हैं उनको रेस्क्यू करो और सारी कैजुअलिटीज को रिपोर्ट करो। क्या तुम समझ गए? और जब तुम्हारा पूरा काम हो जाए तुम मुझसे आके पर्सनल में बात करो। ली कहता है, यस सर। सीओ जाते जाते ली को घूर के जाती है जिसकी वजह से ली वापस से हड़बड़ा जाता है। देन देखते ही देखते एक वीक बीत जाता है। ली ने डेविल्स मेडेलियन को भी अब्सॉर्ब कर लिया होता है जिसकी वजह से उसका कंट्रोलेबल वेट 500 ग्राम बढ़कर 3.5 किलो हो जाता है। हम लोग देखते हैं ली बाथरूम में बैठा होता है और उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि इन्फर्नो की वजह से उसके पेट में एक ब्रीदिंग रूम
खून बन रहा होता है। दर्द होने की वजह से ली आवाजें निकाल रहा होता है, जिसको पार्क सुन लेता है और वो कुछ गलती समझ रहा होता है। देन वो ली को छेड़ने लगता है। ली कहता है नहीं नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ली को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। देन ली बताता है कोबोल्ट मिशन को सब लोग हल्के में ले रहे थे, इसी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई। एंड उस मिशन के बाद मैं अपनी टीम को खुद से ही ट्रेनिंग देने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस दो ही चीज में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें की पहली होती है सर्जेंट सियोना, जो कि बार बार मुझे ढूंढ के मेरे पास आ जाती है और वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। और सेकंड प्रॉब्लम है कमांडर। कमांडर ने मुझसे कहा है कि मैं नॉन कमीशन ऑफिसर की पोजीशन छोड़कर कमीशन ऑफिसर बन जाऊं। कोबोल्ट मिशन के बाद उनको मेरे ऊपर भरोसा बढ़ गया। वो एक ऐसी ड्रीम आर्मी बनाना चाहते हैं जिसमें रैंक कोई भी मैटर नहीं करती है, और इसीलिए वो मुझको अपने साइड करना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार उनके ड्रीम में मैं उनका साथ क्यों दूं? वो कमांडर से कहता है मैं वेकेशन में इसके बारे में सोचूंगा। और देखते ही देखते वेकेशन डे भी आ जाता है और तब तक ली के पेट में ब्रीदिंग रूम भी बन चुका होता है, जिसकी वजह से जब जब वो कंसंट्रेट करेगा तब तक मेटल अब्जॉर्प्शन की स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगी, बट उसके बदले में उसको काफी ज्यादा पेन होगा। देन वो वेकेशन के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप से कह रहा होता है मैं पास्ट की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा और मैं इस वेकेशन में बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा। देन वो ट्रेन को पकड़ने ही जा रहा होता है, बट उसको रास्ते में सियोना मिल जाती है। देन वो ट्रेन में साथ साथ ही जाते हैं। वो पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं बोल रहे होते, इसी वजह से उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड होती है। सियोना उसे कहती है ये तुम्हारी फर्स्ट वेकेशन है ना? फिर तो जब तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश होंगे। ली कहता है जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स तभी मर गए थे, जिसको सुनकर सियोना को बुरा लगने लगता है, जिसको देखकर ली कहता है नहीं नहीं तुम गिल्ट महसूस मत करो, क्योंकि मैं जब छोटा था तभी मुझको उनकी याद आती थी और मुझे बुरा लगता था, बट अब मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है। इसी वजह से मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मेरी लाइफ में कुछ और लोग हैं जो कि बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, जैसे फ्रेंड्स, कोवर्कर या कॉमरेड्स इन आर्म्स। देन वो अपने होम टाउन के स्टेशन पर उतरता है, जिसका नाम होता है योंग, क्या नाम है भाई ये खुद पढ़ लेना तुम लोग। बिसाइड्स दिस इनकी वेकेशन का टाइम होता है 4 दिन 3 रातें। ली कहता है मेरी वेकेशन चाहे जितनी ही छोटी हो लेकिन मैं इसमें पावरफुल बन ही के रहूंगा और मेरी वेकेशन का सबसे पहला टास्क है पैसा। तभी उसको एक बैनर दिखता है जो कि होता है किसी ब्लू ट्री ग्रुप का। ली बताता है इसका जो भी बॉस है वो मल्टी ट्रिलियनेयर है, उसके पास आता पैसा है एंड वो है गॉर्डन प्रेसी। हाँ वही, इसी ने ली को मारा था। ली बताता है वो अपने पैसे के दम पर ही पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है और वो जो मेरी पास्ट लाइफ में हार हुई थी उसमें सबसे बड़ा रीजन था पैसे की कमी। हालांकि इस लाइफ में भी इसके जैसा पैसे वाला बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मुझे उतना पैसा तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा जितना मैं कर सकूं, और ये मैं तभी कर सकता हूं जब मैं बाकियों से पहले इन्वेस्ट करूं, और उसके लिए मुझे ऐसे पर्सन की जरूरत है जो मुझे कभी भी धोखा ना दे, फिर चाहे मेरी इन्वेस्टमेंट जितनी ही बड़ी हो। और वो किसी बिल्डिंग में घुसा होता है, वो जीने चढ़ ही रहा होता है, तभी उसको एक आवाज आती है और ये आवाज किसी की लड़ने की होती है। हम देखते हैं एक सफेद बाल वाला लड़का एक छोटे लड़के को परेशान कर रहा होता है। तभी वहां पर ली पहुंच जाता है। ली को देखकर दोनों लोग चौंक जाते हैं। तभी सफेद बाल वाला लड़का आगे आ जाता है और कहता है क्या बात है, हम लोग काफी दिनों से नहीं मिले थे, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ली कहता है लेकिन तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसको इग्नोर करके सामने वाले बंदे के पास जाने लगता है और कहता है यूंग कैसे हो, काफी दिनों से हम लोग नहीं मिले थे। ली ने सफेद बाल वाले लड़के को इग्नोर किया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा होता है मैंने इस बार तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव किया है और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे इग्नोर कर दो, लगता है तुम्हें फिर से मजा चखाना ही पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने तुम्हें पास में मजा चखाया था। देन हम लोग देखते हैं ली के बचपन का सीन, जहाँ पर वो कुछ चीजों को हवा में उड़ा रहा होता है और उसको देखकर काफी लोग खुश हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट बाल वाला लड़का उससे चिढ़ जाता है। वो ली को पेलने लगता है और कहता है तुम अवेकन तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम अवेकन के नाम पे धब्बा हो, अगर तुमने अपने आप को फिर से अवेकन बोला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसका नाम होता है वॉन्चुल। हाँ तभी इसके अंदर इतनी ज्यादा चुल है। वो ली से कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन के दिन याद दिला देता हूँ। यूंग वॉन्चुल को रोकने लगता है। ली कहता है यूंग उसको छोड़ो, उसको आगे आने दो, जिसको सुनकर दोनों के दोनों लोग ही चौंक जाते हैं। ली कहता है तुमने सुना नहीं क्या, अगर तुम्हारी औकात है तो मुझे मारो, जिसको सुनते ही वॉन्चुल ली के ऊपर अटैक कर देता है, बट इससे पहले कि उसका पंच ली के कनेक्ट हो पाता ली अपनी पावर्स का यूज करता है और देखते ही देखते वॉन्चुल चारों ओर से वेपन से घिर जाता है। ली कहता है हो सकता है कि मैं तुम्हें आज ना हरा पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे ऊपर पूरी की पूरी आर्मी ने अटैक किया है। तो कुल मिलाकर तुम ये चीज समझ लेना, मैं एक क्लोज रेंज फाइटर के तौर पे भी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि वॉन्चुल को बुलाने लगता है, जिसको देखकर ली सारी सिचुएशन को नॉर्मल कर देता है और वॉन्चुल से माफी मांगने का नाटक करने लगता है। देन वो वॉन्चुल को हक करता है और उसके कानों में कहता है वॉन्चुल मैंने सुना है तुम्हें व्हाइट टाइगर ग्रुप से धक्के मार कर निकाल दिया गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम बैटलफील्ड के बीच से ही डर के मारे भाग गए थे, और तुम्हें पता है मैं ये बात बाकी लोगों को भी बता सकता हूँ, इसलिए अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ली ह्यूंग के साथ बैठा होता है। वो उसको कुछ शेयर्स के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में काफी ज्यादा बूम करने वाले हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते
देखते हैं वॉन्चर अपनी टीम के साथ गार्ड की जॉब कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और वो उन गार्ड्स पर चिल्लाने लगता है। तभी वो वॉन्चर के पास जाता है, उससे कहता है तुम लीडर हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो इसी के साथ उसको डांटना शुरू कर देता है, बट वॉन्चर का दिमाग पहले से ही बहुत ज्यादा खराब होता है। इसी वजह से वो उस बंदे के घूसा मार देता है और उसका गुस्सा उस बंदे के इतनी जोर से पड़ता है कि वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। तभी वॉन्चर वहाँ भी आ जाता है और काफी बेरहमी के साथ उसके सर पर घूसा मारने लगता है। वो उस आदमी को इतना मारता है कि उसके सर का भरता बन जाता है और साथ ही साथ रोड में भी गड्ढा हो जाता है। उसको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उसके टीम मेंबर्स उससे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। वॉन्चर सब लोगों से कहता है तुम सब लोग अभी के अभी ली को ढूंढो जाकर, मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। ली तुम जहाँ पर भी हो मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारा खात्मा करने आ रहा हूँ। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। अगर आपको उसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन को भर देना और लाइक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।